देश निरंतर प्रगति कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व पटल पर एक बहुत मजबूत और सशक्त शक्ति के रूप में उभरा है। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निश्चय और संकल्प किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, निस्संदेह भारत उस ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। मित्रों, ये जानकर अत्यंत हर्ष होता है। प्रोफेसर अंगस मैडिसन ने अपनी किताब में लिखा है कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी को अगर एक कालखंड, एक टर्निंग पॉइंट माना जाए तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था का 25% से 30% कंट्रीब्यूट करती थी। यानी हम भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे। लेकिन उसके बाद गुलामी का दौर शुरू हुआ और अंग्रेजों के लगभग 200 साल के शासनकाल में हमारी अर्थव्यवस्था सिमट कर रह गई और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था का मात्र 1% हम रह गए। धीरे धीरे हमने अपने दृढ़ संकल्प, अपने मेहनत, अपने कौशल और पराक्रम से अपने कदमों को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया और संपूर्ण देश आज वैश्विक पटल पर एक मजबूत आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक शक्ति बनकर के उभरा है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम बहुत प्रगति किए। कई मोर्चों पर हमने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वो डिफेंस हो, वो इकोनॉमी हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो। लेकिन मित्रों, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज देश बेरोजगारी और खासकर शिक्षित बेरोजगारी और लेबर के माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। अगर मैं बिहार सेंट्रिक बात करूं तो यह राज्य आज की तारीख में एक फीडर स्टेट बनकर रह गया है। हम तमाम विकसित राज्यों में लेबर सप्लाई करने का काम करते हैं। हमारे पास शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज बन रही है और रोजगार के समुचित अवसर के अभाव में यह समस्या विकराल होती जा रही है। कदाचित इसीलिए देश के एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने लिखा था कि इंडियाज डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस इज सिटिंग ऑन द एटम बॉम्ब ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आइए इसी पर बात करते हैं। क्या स्थिति है, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है और क्या राज्य सरकार सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे हम रोज दो चार होते हैं, चाहे वो शिक्षित नौजवान हो, चाहे उनके माता पिता हो। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं। यद्यपि राज्य में कोई ऐसा आंकड़ा रिलीज नहीं किया है आधिकारिक जिससे ये पता चले कि इस राज्य में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और कितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, अप्रवासी मजदूर। लेकिन कोविड के समय में जब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की मैपिंग हुई थी तो उसमें यह आंकड़ा सामने आया था कि ये 15 लाख मजदूर हैं। 2020 के बाद से अभी 2023 में हम प्रवेश कर गए हैं, ये आंकड़े बढ़े होंगे। अगर इसको एक मोटे तौर पर मान लें कि यह आंकड़ा 16 या 17 लाख भी है, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आप 10 लाख परिवार मान सकते हैं मोटे तौर पर कि जिसके लोग माइग्रेंट लेबर के रूप में दूसरे राज्य में जाते हैं। जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का प्रश्न है, एक प्रकाशित रिपोर्ट और आंकड़े के हिसाब से लगभग इस राज्य में 1.5 करोड़ बच्चे शिक्षित और बेरोजगार हैं। आइए समझते हैं कि क्या कोई भी सरकार इन सभी को सरकारी नौकरी दे सकती है? हमारी आर्थिक स्थिति और वर्तमान में राज्य में
नौकरी कर रहे लोगों के बीच में वेतन आदि का बंटवारा कैसे होता है, इस पर एक विवेचना करते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। राज्य सरकार के आंकड़े जो वित्त विभाग ने पिछले साल करेंट फाइनेंशियल ईयर के बजट पेश किए हैं, उस बजट के हिसाब से 2,61,000 करोड़ का बजट है। अभी दूसरा सप्लीमेंट्री बजट आ गया है तो ये कुछ बढ़े होंगे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जब इस बजट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बजट होता है, ये इसमें मोटे तौर पर समझें कि राज्य की आमदनी और राज्य के खर्च का ब्यौरा होता है, इसलिए बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस पूरे बजट में राज्य सरकार के जो अपने राशि है, जो अपना इनकम है, वह लगभग 60,000 करोड़ है। राज्य जो अपने टैक्स और नॉन टैक्स से वसूलती है, और वहीं केंद्र सरकार से जो राशि प्राप्त होती है वह मुख्य रूप से दो रूप में प्राप्त होती है। एक सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और दूसरा सहायता अनुदान मिलता है। तो इस बजट के अनुसार वो लगभग 1,56,000 करोड़ है। यानी आप सोच लीजिए कि 2,62,000 करोड़ में राज्य सरकार का अपना टैक्स लगभग 56,000 करोड़ और केंद्र सरकार से करों में हिस्सा और अनुदान मिला के 1,56,000 करोड़, बाकी और अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसमें ऋण वगैरह वगैरह है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कि इस राज्य में वेतन और पेंशन देने में सरकार हर वर्ष कितना राशि खर्च करती है। तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या कोई सरकार या वर्तमान में यह राज्य सरकार इन 1.5 करोड़ शिक्षित रोजगारों को नौकरी दे सकती है क्या। जो आंकड़े, ये बिल्कुल अधिकृत आंकड़े हैं। इसके अनुसार 2005-06 में इस राज्य में 5152 करोड़ यानी लगभग 5,000 करोड़ वेतन में खर्च हुए, और पेंशन में लगभग 2,456 यानी कुल लगभग 7,500 करोड़ रुपया सैलरी और पेंशन में खर्च होते थे 2005-06 में, जो बढ़कर 2022-23 में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गुजरा उसमें ये बढ़ करके 54,000 करोड़ हो गया, जिसमें वेतन में लगभग 30,000 करोड़ और पेंशन में लगभग 24,000 करोड़। जो अभी बजट पेश हुआ है करेंट फाइनेंशियल ईयर का, वर्तमान वित्तीय वर्ष का, इसमें वेतन में लगभग 31,000 करोड़ और पेंशन में लगभग 29,000 करोड़, कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का वेतन और पेंशन में खर्च होता है। अभी आपने देखा कि राज्य सरकार का टैक्स और नॉन टैक्स से जो टोटल वसूली होती है वो मात्र 56,000 करोड़ होता है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि 56,000 करोड़ हम अपने दम पर कमाते हैं और 60,000 करोड़ रुपया, लगभग 60,500 करोड़ रुपया हम वेतन और पेंशन में खर्च करते हैं। केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है वह ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार कोई दान देती है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के प्रावधान के अनुरूप केंद्र में हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। यहीं पर मूल प्रश्न है कि 2026 अगर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी में अगर बदलाव हुआ तो इस राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब होने वाली है। वो अभी आपको मैं उसकी विवेचना करके उसको आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। वर्तमान का जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। इसके अनुरूप जो राशि
केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों से वसूलती है, उस टैक्स में जो टैक्स के पैसे बांटे जाने हैं राज्यों को, वो कहता है कि अगर केंद्र सरकार ने 100 रुपया वसूला है विभिन्न राज्यों से सेंट्रल टैक्सेस को, तो 41 रुपया यानी 41% विभिन्न राज्यों को बांट दिया जाएगा। अब जो विभिन्न राज्यों को बांटा जाएगा 41 रुपए 41%, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि कौन राज्य को क्या दिया जाएगा, और उस फॉर्मूले का 100 बिंदु का इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें 15 पॉइंट पॉपुलेशन पर, यानी किसी राज्य का अगर आबादी ज्यादा है तो उसको 15% वेटेज मिलेगा, एरिया के हिसाब से 15%, इनकम डिस्टेंस यानी अगर इनकम कम है तो 45%। इसी के कारण राज्य को ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि यहां गरीबी बहुत है, 51% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। टैक्स और फिस्कल इफर्ट्स यानी वो टैक्स और वित्तीय प्रबंधन में अच्छा काम किया है, उस पर बहुत कम वेटेज है 2.5%। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आबादी को नियंत्रण करने में कितना प्रयास किए हैं, उस पर 12.5। इस तरह से 100 बिंदु के बनाए गए हैं, और अलग और भी इसमें कंपोनेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है तो उसमें इसके इस फॉर्मूले ने, चूंकि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो संयोग से बिहार के ही हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने कोई फेवर किया, लेकिन उन्होंने जो 15वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग के फॉर्मूले हुए, उसका परिणाम क्या हुआ और बिहार को क्या फायदा हुआ, इसको जरा आप समझें। देश के एक प्रतिष्ठित अखबार हिंदू में एक बहुत प्रमुख आर्टिकल छपा था, और उसका आशय ये था कि देश के जो विकसित राज्य हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग के इस फॉर्मूले से बड़े नाराज हैं, और उनकी नाराजगी का जो वजह है वो इसमें दिया हुआ है। और नाराजगी की वजह यह है कि जो वित्त आयोग ने 41% राशि को विभिन्न राज्यों में बांटने का फॉर्मूला बनाया है वो सही नहीं है। उस फॉर्मूले के अनुसार बिहार से अगर 100 रुपए की टैक्स की वसूली होती है, या 1 रुपए की टैक्स, 1 रुपया से समझिए आसानी होगा, 1 रुपए की टैक्स की वसूली होती है तो इसको लौटता है 7 रुपया 6 पैसा, यानी 7 गुना। लेकिन महाराष्ट्र से जितना टैक्स की वसूली होती है 1 रुपया में उसको मिलता है 8 पैसा। उसी तरीके से अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका को जैसे 15 पैसा मिलता है। अब इन राज्यों का कहना है कि साहब हमने अगर अपनी आबादी नियंत्रित की, हमने अगर टैक्स रिफॉर्म्स ठीक किए, हमारा अगर एरिया कम है और उसके बावजूद हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमको सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी कम क्यों मिले। और ये आवाज इतनी प्रबल होती जा रही है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो 2 राज्य को सबसे ज्यादा मिलता है। अगर 1 रुपया की वसूली बिहार से हुई सेंट्रल टैक्सेस का तो उसको 7 रुपया 6 पैसा मिलता है, और यूपी को 2 रुपया 73 पैसा, आसाम को 6 रुपया 63 पैसा, मध्य प्रदेश को 2 रुपया 42 पैसा और झारखंड को 2 रुपया 15 पैसा। ये बता रहा है कि जो राज्य पिछड़े हैं उनको ज्यादा राशि देती। इनफैक्ट वित्त आयोग का गठन संविधान में इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो राज्य पीछे रह गए हैं विकास के दौड़ में उनको मदद किया जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जो राज्य विकसित हो रहे हैं, जिन राज्यों ने इफर्ट करके आबादी पर नियंत्रण किया, टैक्स रिफॉर्म्स किए, अन्य पैरामीटर्स को ठीक किए, तो उनको सेंट्रल टैक्सेस में कम मिल रहा है। अब वो राज्य सभी आवाज उठाना शुरू कर दी। अब आप सोच के देखिए कि 16वां वित्त आयोग जब बनेगा 2025 के बाद, यानी 26 में बन जाए या 25 में बन जाए, और उसमें अगर सेंट्रल टैक्सेस के शेयरिंग का फॉर्मूला बदल गया, और अगर यह बदल गया कि जिस राज्य से जितने टैक्स वसूली जाएंगे उसका 41% ही उसे मिलेगा, तब 1 रुपया में आपको 41 पैसा मिलेगा। यानी अभी जो 1,56,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो आप सोच करके देखिए कि ये अगर ये 25-30 हजार करोड़ हो जाए, 20,000 करोड़ हो जाए, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसी स्थिति में क्या होगा? तो हमारे अपने टैक्स के सोर्सेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमारे नॉन टैक्सेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्वाभाविक सा, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजनेस का इकोसिस्टम नहीं है, हमारे पास और कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, और हम महज कृषि, वो भी अनप्रोडक्टिव
और माइग्रेंट लेबर पर आधारित है। मैं आपके सामने कुछ विभागों के खर्चे का आंकड़ा पेश करता हूं कि जिन विभागों में वेतन आदि पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। अब जरा नजर दौड़ाइए। शिक्षा विभाग पर, वेतन पर है सिर्फ, कमिटेड लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, 18,250 करोड़ सालाना है ये। गृह विभाग जिसमें पुलिसकर्मी और बाकी लोग हैं, 13,372 करोड़। स्वास्थ्य विभाग 9,849 करोड़। पंचायती राज विभाग 9,125 करोड़। ऊर्जा विभाग से हालांकि वसूली भी होती है, 9,950 करोड़। मतलब मैं 9,000 से नीचे वाला को लिया ही नहीं। अब आप सोच करके देखिए कि कुल मिला जुला के वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 61,000 करोड़ रुपया वेतन और पेंशन पर खर्च होगा। अभी इस राज्य में जो रेगुलर कर्मी हैं उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है। लगभग इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग रिटायर करते हैं, कुछ की नियुक्ति होती रहती है, तो ये मोटे तौर पर 4.5 लाख, 4,60,000 के आसपास होगा। संविदा कर्मी भी लगभग इतने हैं। इनफैक्ट एक अखबार में जो उस वक्त आंकड़े छपे थे जब डीए बढ़ा था, तो लगभग 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं और कुछ अनुदान प्राप्त कर्मी हैं। वो सरकारी भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल में सरकार उनको अनुदान देती है। ये कुल मिला जुला के आप 10 लाख आंकड़े मान लीजिए कि सर ये कर्मी हैं। 4.5 लाख रेगुलर, 4.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल और बाकी। इस पर यदि यह 60,000 करोड़ खर्च हो रहा है तो ये 1.5 करोड़ शिक्षित बेरोजगार है। अगर उसके 10% को भी मान लें, 15 लाख भी मान लें और एवरेज 50,000 भी तनख्वाह सैलरी मान लें, तो आप सोच करके देखिए कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया और खर्च हो जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि यह किसी सरकार के बूते की बात नहीं है कि राज्य के संपूर्ण सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दें। इसलिए हमको समझने की जरूरत है कि क्या क्या जाना चाहिए। माइग्रेंट लेबर की अलग समस्या है। मैंने बताया कि वो जो आंकड़े आए हैं लगभग 15 लाख माइग्रेंट लेबर्स हैं। अब आप सोचिए इसके 2 दुष्परिणाम हैं। पहला तो परिणाम यह है कि हमारे स्टेट का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो बाहर जा रहा है। और दूसरा सामाजिक परिणाम यह है कि वो जलालत भी झेलनी पड़ती है। आए दिन हम अखबारों में, मीडिया में पढ़ते हैं किस तरह से बिहारी मजदूर और बिहारी लोग जलील होते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कोविड के दृश्य को यदि आप याद कीजिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे बच्चियां साइकिल चलाते हुए लौट कर चली आई, लोग पैदल चले आए, कितने लोग रास्ते में मर गए। ईश्वर न करे कि वो त्रासदी फिर कभी हो। लेकिन उस त्रासदी ने हमें ये बता दिया और इस समस्या का एक बेहद नंगा रूप हमको दिखा दिया कि हम खड़े कहाँ हैं। प्रश्न उठता है कि क्या क्या जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रश्न मैं आपके साथ भी, आपके पास भी छोड़े जा रहा हूं और यह फ्लोर आपके लिए खुला है। विवेचना इस पर होनी चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। विवेचना इस पर भी होनी चाहिए, ठीक है सरकार इसमें बहुत प्रयास कर रही है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी इन्वेस्ट इन बिहार करके अभियान भी चलाया, लेकिन प्रश्न इससे भी बड़ा व्यापक है। प्रश्न है इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का। क्या हम इकोसिस्टम प्रोवाइड कर पाए हैं? क्या हम इस राज्य में उस चरित्र का निर्माण कर पाए हैं जहां बच्चे कौशल विकसित करें और सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो? क्या हमने व्यापार के, बिजनेस के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वातावरण तैयार किया है? अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स नहीं, इसलिए उद्योग नहीं है, तो इसके भी कई उदाहरण हैं जो हमारे इस परिकल्पना को निगेट करते हैं।
कई राज्य हैं जहां इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। मित्रों, राज्य आगे बढ़ता है अपने दृढ़ संकल्प से। हमको 3 फ्रंट पर काम करना होगा। पहला, जो बजट के प्रावधानित राशि हैं उसके नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर पर लगाम लगानी होगी। आप देखेंगे 3-3, 350 करोड़ रुपया सिर्फ ट्रेवलिंग अलाउंसेस में खर्च हो रहे हैं। जो कमिटेड लाइबिलिटीज है उसमें इतने राशि खर्च हो रही है कि आप अगर इस राज्य के जिम्मेवार नागरिक हैं, उन आंकड़ों को देखिएगा तो आपको बहुत बहुत दुख होगा। ये जो टैक्स स्टेट्स के कॉफर में जाता है वो हमारे और आपके कमाए गए पैसे हैं। कनाडा में एक संगठन है, उसका नाम है कैनेडियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन। उन लोगों ने एक व्यवस्था, वो सिर्फ नागरिकों के द्वारा बनाया गया एक संगठन। वो संगठन हर वर्ष एक अवार्ड घोषित करता है, उसका नाम है टेडी अवार्ड। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, टेडी अवार्ड उसको दिया जाता है जो उस वर्ष सबसे ज्यादा सरकारी राशि का दुरुपयोग करता है। अगर आपको स्मरण हो, एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे और अपने सरकारी शेड्यूल से अलहदा वो चले गए थे ताजमहल। उसमें जो राशि खर्च हुई तो उस एसोसिएशन ने उनको नोटिस दिया और कहा कि यह राशि आपने क्यों खर्च की है कनाडा टैक्स पेयर्स की, या तो आप ये राशि लौटाइए अन्यथा आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। आप अगर आए दिन सरकारी खर्चे को देखिएगा तो आपको इसमें कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी नहीं है। इस पूरे बजट को जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि बहुत सारे खर्चे जहां किए गए वो बहुत जस्टिफाइड नहीं थे, बहुत सारे खर्चे जहां नहीं किए गए वो किए जाने चाहिए थे। तो मेरा मानना है कि 3 फ्रंट पर काम होना चाहिए। पहला, बजट के प्रावधानित राशि जो किए जा रहे हैं इसकी प्राथमिकता में बदलाव हो, पीपल सेंट्रिक बजट हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव फिश टू ए मैन यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू हेल्प मैन टू कैच फिश यू फीड हिम फॉर द लाइफ। हम जो फ्री बीज का कल्चर इस देश में और हम इस समाज में फैला रहे हैं उसका एक बड़ा दुष्परिणाम भी होता है। तो पहली बात तो ये हो कि जो बजट की राशि के खर्च की प्रायोरिटीज हो वो बदले। नॉन प्रोडक्टिव और जो एस्टेब्लिशमेंट पर अनावश्यक खर्च होते हैं उसमें कटौती होनी चाहिए। एक एक ओहदे वाले व्यक्ति के पीछे 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियां दौड़ती हैं सड़कों पर। एक एक बंगले पर एक साल में करोड़ों रुपए का रिनोवेशन होता है। सरकारी दफ्तरों में अनावश्यक कार्यालय के रख रखाव में राशि का बेतहाशा खर्च होता है। इन सबों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो उस 100 रुपए में सबसे पहले हमको क्या चाहिए ये परिवार भी तय कर लेता है। फर्ज कीजिए किसी परिवार की आमदनी 20,000 है तो वो रेमंड्स का कोट नहीं खरीदेगा, पहले वो अनाज खरीदेगा, बच्चों को फीस देगा। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? आप देखेंगे कि कई ऐसे कंजम्पशंस, इस पर कभी हम लोग और विस्तार पर चर्चा करेंगे कि बजट की जो राशि खर्च होती है उसका सही तरीके से एक्सपेंडिचर कैसे हो। तो पहला ये पीपल सेंट्रिक बजट हो और लोगों को ये पता रहना चाहिए कि उसकी राशि कहां खर्च होती है। ये हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा पेच है। इतने मोटे बजट के किताब छपते हैं कि आम आदमी उसको समझ ही नहीं पाता है। मैं जब यूएस का, इंग्लैंड का, बहुत सारे देश का बजट पढ़ रहा था मुझको आश्चर्य हुआ कि कैसे अमेरिका का बजट मात्र 20 से 25 पन्नों में सिमट कर रह जाता है। और आप अपने यहां का बजट देखिए, इतनी मोटी किताबें छपती है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसमें ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पैसा मेरा, खर्च
कहां हो रहा है हमको पता ही नहीं। तो पहला, इसमें प्रायोरिटी ठीक से तय होनी चाहिए। दूसरा, राज्य के नागरिक का भी कर्तव्य है। क्या हमने एक ऐसा राष्ट्रीय कल्चर विकसित किया है कि जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट ठीक से आए? और यहां पर हम हर बात में सरकार को दोषी दे देते हैं। क्या हमने अपने कल्चर में सुधार लाया है? क्या हमने अपने सोच में, अपने पैराडाइम में कोई परिवर्तन लाया है? ये एक दिन में नहीं होगा मित्रों। समाज के हर वर्ग को काम करना होगा उस पैराडाइम को चेंज करने के लिए। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। रोजगार का मतलब कहीं व्यापक होता है। तो तीसरा जो चीज है वो ये है कि रोजगार के अवसर बढ़ें, एंटरप्रेन्योरशिप की एक बात हो, और तभी हम राज्य विकसित राज्यों के श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा जो आंकड़े मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसकी एक चीज मैं और आपके साथ बता दूं कि अगर 2026 में चीजें बदली तो बहुत कठिनाई होने वाली है, और हम सूद पर पैसा लेकर अगर काम करते रहे तो बहुत परेशानी होगी। मैं एक दो आंकड़े शेयर करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। 2005-6 में जो हमने कर्ज लिया था उसमें सूद की अदायगी 3,649 करोड़ खर्च होता था। वही 2023-24 का जो अनुमान है ये 18,345 करोड़ हो गया। राज्य सरकार ने अपने नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में भी 6 गुना बढ़ोतरी की है। 6,135 करोड़ 552 करोड़ से यह बढ़ करके 6500 करोड़ हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये आप ये समझ लीजिए, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में इसका मतलब हम कितना इसको बढ़ा देंगे। बालू, गिट्टी, रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फी, इन सबों को हमने बहुत बढ़ा दिया है। 500 से 6.5, 6 गुना बढ़ा दिया है। इसको आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। चाणक्य ने कभी कहा था कि टैक्स का एक बेसिक फंडामेंटल्स होता है, लिबरल इन असेसमेंट एंड रूथलेस इन कलेक्शन। इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो वन नेशन वन इलेक्शन और वन टैक्सेशन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश का नागरिक सिर्फ टैक्स देने के लिए? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो लोग हैं लॉ अबाइडिंग पर्सन, हम मेहनत करते हैं, अपनी आमदनी करते हैं और टैक्स देते हैं, वो हमारा दायित्व भी है। लेकिन हमारा यह अधिकार भी है कि टैक्स का वो पैसा जिन चीजों में खर्च हो रहा है उसकी प्राथमिकता ठीक से तय हो। शीर्ष पर बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति यह नहीं तय कर सकता है कि चूंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें राशि खर्च हो जाएगी। वो आपका ड्रीम है, क्या वो संपूर्ण राज्य या देश के नागरिक का ड्रीम है? ये तमाम प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, और ये प्रश्न मैं आपके समक्ष छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।